गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का जो लेक्चर है हमारा एनिमल किंगडम की सीरीज में फोर्थ लेक्चर है। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, फाइलम स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहला फाइलम जो होगा फाइलम पॉरीफेरा हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम फाइलम पॉरीफेरा पढ़े, लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरियाज ऐसे देखे थे जिसके बेसिस पर हम किसी एक एनिमल को एक पर्टिकुलर फाइलम में क्लासिफाई करेंगे। तो आज हम उन सभी चीजों को यूटिलाइज करेंगे और स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। देखो, अगर आप कोई भी फाइलम पढ़ोगे पहले, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम पर्टिकुलर एक ऑर्डर बनाएंगे। तो हर फाइलम को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, इससे आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप कोई भी फाइलम पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस फाइलम के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है। सभी का ये जरूरत नहीं है कि जहां पे दिया हुआ है वहां पर आपको याद रखनी है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज का अगर अगर आप पॉरीफेरा में काउंट देखोगे तो देयर आर अराउंड 5000 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज हैं? 5000 स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज के बाद आप उनका हैबिटेट चेक करते हो। हैबिटेट का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली किस किस रीजन में या किस जगह पर वो रिसाइड कर रहा है या ड्वेल कर रहा है। तो ऐसी अगर आप उसको देखोगे तो दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट को अगर देखा जाए तो जितने भी पॉरीफेरन्स हैं दे आर ऑल एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक इन नेचर का मतलब है कि जितनी भी वाटर बॉडी में आपको वो दिखाई देंगे। डन। अब एक्वेटिक नेचर भी दो तरीके का हो सकता है। अब एक्वेटिक लाइफ दो तरह की है, एक तो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में बेसिकली आपको क्या मिलते हैं? लेक्स मिलती हैं, पॉन्ड्स मिलते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रेश वाटर। और दूसरा कौन सा है? जहां पर आपको सॉल्टी वाटर मिलता है, दैट इज कॉल्ड मेराइन लाइफ। तो जितनी भी हैबिटेट है एक्वेटिक होगी, फ्रेश वाटर होंगे और मेरीन। तो आपको याद रखना है कि मोस्टली जितने भी होंगे, तो जितने भी पॉरीफेरन्स आपको मिलते हैं मोस्टली दे आर मेरीन। पर कुछ अराउंड आउट ऑफ 5000 150 स्पीशीज जो हैं, तो दे आर ऑल फ्रेश वाटर। तो मोस्टली मेराइन है, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर का कॉमन एग्जाम्पल जो आपसे नीट के अंदर पूछा जाता है, दैट इज स्पॉन्जिला। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला स्पॉन्ज, जहां पर इसका कॉमन नेम अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये तो हो गया। हम किसी भी फाइलम को पढ़ेंगे तो स्टार्ट ऐसे करेंगे, स्पीशीज देखेंगे, स्पीशीज के बाद उसका हैबिटेट देखेंगे। तो हैबिटेट के बाद अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद रख लेते हैं। तो वर्ड जो पॉरीफेरा आप पढ़ते हो, पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स। तो अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो इसका मतलब है कि ऐसे एनिमल जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। डन। बहुत सारे पोर होंगे मतलब मल्टीपल पोर होंगे, है ना। तो हमेशा याद रखना कि उनके अंदर मल्टीपल पोर्स होंगे और एक जो इनलेट का काम करेंगे, अभी बता रहा हूं क्या होता है, और एक सिंगल पोर होगा जो आउटलेट का काम करेगा। इसका मतलब क्या है? तो अगर ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, तो इसमें अगर आप एक पूरे स्पीशीज को देखोगे तो ये दीज आर ऑल पॉरीफेरा। तो दिस इज पॉरीफेरा नंबर 1 2। तो ये सब पॉरीफेराज हैं। इनकी बॉडी का अगर आप एक्सटर्नल वॉल देखोगे तो उसमें आपको ये बहुत सारे पोर्स दिखाई देंगे। तो अगर आप ये पोर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो बहुत सारे पोर्स हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या करता है, वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब वाटर बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वाटर अपने साथ बहुत सारा फूड भी लेकर आएगा। तो वाटर बॉडी में एंटर करेगा, तो जिस पॉइंट से एंटर करता है तो दे आर कॉल्ड इनलेट्स और दे आर गिवन अ नेम कॉल्ड ऑस्टिया। डन। पर जितना वाटर यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा उतना वो वाटर यहाँ से बाहर की तरफ भी आएगा। तो जिस ओपनिंग से वो बाहर आ रहा है, दिस इज एक्टिंग एज आउटलेट। तो आउटलेट के लिए जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। तो आगे से आपको याद रखना है, पॉरीफेरा के अंदर पॉरीफेराज आर पोर बेरिंग एनिमल्स। दे विल बी हैविंग मल्टीपल पोर्स व्हिच आर एक्टिंग एज इनलेट एंड सिंगल पोर व्हिच इज एक्टिंग एज आउटलेट। ये आपको याद रखना है। पॉरीफेरा को अगर आप देखते हो तो दीज मेंबर्स ऑफ दीज फाइलम दे आर आल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। तो जनरली अगर आपको स्पॉन्जेस बोले, पॉरीफेरा बोले, पोर बेरिंग एनिमल बोले, सभी का मतलब एक है। तो ये तो आपने बेसिक्स देख लिए, तो ये आपने फिगर देख ली। तो आप कहीं पर भी देख लो तो इसमें भी बहुत सारे पोर्स हैं, वाटर की एंट्री हो रही है, यहाँ पे भी वाटर की एंट्री हो रही है। पर वाटर का एग्जिट कहाँ से होगा? इससे। तो ये ओपनिंग क्या होगी? ऑस्क्यूलम। ऑस बोल लो, ऑस्क्यूलम बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। डन। ये तो हमने देख लिया। फिर हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमने जितने भी बेसिक क्राइटेरियाज या बेसिक क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था उसको हम देखेंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हर फाइलम के अंदर पहले हमें क्या चेक करना है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करना है।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप चेक करते हो तो मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है कि बॉडी इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ सेल्स। तो अलग अलग तरह के सेल्स होंगे जो अलग अलग फंक्शंस को करने की कोशिश करेंगे, तो एग्रीगेट ऑफ सेल है। इसी लेवल को आप बोलते हो, दिस वाज कॉल्ड एज सेग्रीगेट लेवल ऑफ बॉडी प्लान। तो आपको हमेशा याद रखना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेग्रीगेट लेवल ऑफ बॉडी प्लान आपको कहां मिलता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा। डन। अच्छा, एक चीज और याद रख लेते हैं, तो जितने भी स्पॉन्जेस आपको मिलते हैं, तो अगर आप उनका नेचर देखोगे तो ऑल आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि अगर मैं इनका नेचर देखूं तो ये इनके अंदर लोकोमोशन आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप सी का बेस देखोगे, तो सी ग्राउंड अगर आप देखोगे, तो बेसिकली अगर मैं एक पॉरीफेरा बनाऊं तो दिस इज सपोज वन पॉरीफेरा। डन। तो ये पॉरीफेरा बेसिकली क्या होगा, इस ग्राउंड के साथ अटैच होगा। तो ग्राउंड को बेसिकली आप बोलते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, तो ऐसा नेचर, तो अटैचमेंट की वजह से मूवमेंट आपको इनमें दिखाई नहीं देगी। तो ये नेचर किसकी तो बाउंड टू सबस्ट्रेटम, तो नेचर कैसा हो गया, सेसाई। तो ये सब आप चीजें जानते होगे। डन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसी के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने हर के अंदर क्या याद रखना है, अब हमने सिमेट्री याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल एसिमेट्रिकल हो सकता है या तो सिमेट्रिकल होता है। मोस्टली जितने भी पॉरीफेरा है, ऑलमोस्ट 99% जो आपको दिखाई देंगे, तो दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। इसका मतलब बॉडी के थ्रू आप कोई भी एक्सेस पास कर लो, दो इक्वल आइडेंटिकल आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तीसरा हमने जो पॉइंट डिस्कस करना था, दिस वाज जर्म लेयर। बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप किसी भी एनिमल का देखते हो, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक एनिमल में 2 जर्म लेयर बन रहे थे तो हमने उसका नाम रखा था डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर बन रहे थे तो डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर अगर आप नेचर देखोगे, तो जितने भी पॉरीफेरा आपको नजर आएंगे, तो दे आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। तो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर का मतलब कि आपको इनका नेचर, इनके डेवलपमेंट के टाइम पर 2 ही जर्म लेयर का फॉर्मेशन दिखाई देगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जितनी भी बॉडी या जो भी बॉडी बनी है, बॉडी का फॉर्मेशन विल बी फ्रॉम दिस 2 लेयर। तो जितने भी सेल्स आपको इनकी बॉडी में दिखाई देंगे, या तो वो एक्टोडर्म से आएंगे या तो वो एंडोडर्म से आएंगे। अभी हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। डन। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे, तो फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो सीलोम को हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था सीलोम होने के लिए मीजोडर्म का होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इनमें मीजोडर्म नहीं है, तो आप कभी भी पॉरीफेरा में सीलोम को डिस्कस नहीं करते हो, हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। फिर फिफ्थ, अगर हम देखेंगे सेगमेंटेशन हमने देखना था, तो हर फाइलम जब भी हम पढ़ेंगे तो हम पहले 5 पॉइंट को कवर करेंगे। तो सेगमेंटेशन आपको किसी में दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर आपको सेगमेंटेशन कभी भी दिखाई नहीं देगा, एब्सेंट। तो पॉरीफेरा के केस में आप सेगमेंटेशन भी नहीं पढ़ते हो। सिक्स्थ आपको मैंने बताया था नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सिर्फ आपको कॉर्डेट्स में दिखाई देगी, उससे पहले आपको कभी भी नोटोकॉर्ड का अपीयरेंस कभी दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पे एब्सेंट लिख देते हैं, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है या इनवर्टिब्रेट है, तो इसमें हम कभी भी नोटोकॉर्ड डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप जानते ही हो, पॉरीफेरा से लेकर जब भी हम हेमीकॉर्डेट्स तक पढ़ेंगे, तो पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा जब भी आप पढ़ोगे, किसी के अंदर भी नोटोकॉर्ड अपीयर नहीं होगी। तो जब भी हम कॉर्डेट पढ़ेंगे तब हम नोटोकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम नोटोकॉर्ड को कभी भी चेक नहीं करेंगे। डन। तो ये तो हो गया बेसिक नेचर या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो बॉडी की देख ली। तो 3 चीजें इसमें याद रखनी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, सिमेट्री याद रखनी है और जर्म लेयर को याद रखना है। डन। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बॉडी वॉल की। तो अगर हम देख लें बॉडी वॉल, बॉडी वॉल का मतलब है अब हम इनका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं, या तो हम क्या देखेंगे, बॉडी फॉर्म देख लें या फिर बॉडी वॉल देख लें, कुछ भी अगर हम कह सकते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी का जो फॉर्मेशन है कितने जर्म लेयर से हुआ है, 2 जर्म लेयर से हुआ है। तो बाहर की तरफ जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। डन। और अंदर की तरफ जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो आपको याद रखना है। तो अभी हम बॉडी बनाएंगे, उसमें देखेंगे, फिर हम पिक्चर से भी देखेंगे। डन। तो एक्टोडर्म क्या करेगी, बेसिकली बॉडी में
आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगी। और एंडोडर्म बेसिकली क्या करेगी? इनर लेयर का फॉर्मेशन करेगी। डन। अभी मैं बता रहा हूं, आउटर लेयर को आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड डर्मल लेयर। डर्मिस कहीं पर भी वर्ड आप पढ़ते हो तो दैट मीन स्किन। तो अगर इनकी आउटर मोस्ट लेयर देखोगे तो दिस इज कॉल्ड डर्मल लेयर, और अगर इनर लेयर देखोगे दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रल लेयर। तो आप वर्ड समझ जाना, गैस्ट्रल का मतलब, अच्छा ये चीज याद रखना, कहीं भी वर्ड गैस्ट्रिक लगाओ तो गैस्ट्रिक मींस यूजुअली स्टमक, अगर हम अपने रिलेशन में पढ़ें। इंटेरिक लगाओ तो दैट मींस इंटेस्टाइन। क्योंकि हम लोअर एनिमल पढ़ रहे हैं तो इनका एलिमेंट्री कैनाल उतना डेवलप नहीं होता, तो सिंपल हम वर्ड याद करेंगे गैस्ट्रिक या फिर गैस्ट्रल लेयर। अभी देखेंगे कैसा होता है। डन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर अब हम इनको बना लेते हैं, तो अगर मैं एक पॉरीफेरा बनाऊं तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? एक अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी तो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लेयर। डन। बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डर्मल लेयर। तो अगर मैं इस पॉरीफेरा को बनाऊं तो दिस इज लेयर, दिस इज कॉल्ड डर्मल लेयर। डन। और ये जो अंदर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रल लेयर। अब क्योंकि बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफरेंट तरह के सेल्स आपको ये आउटर लेयर पे दिखाई देंगे और इनर लेयर पे दिखाई देंगे, सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं डर्मल लेयर की बात करूं तो डर्मल लेयर इज ऑल्सो नोन एज पिनाकोडर्म। ये आपको वर्ड याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड पिनाकोडर्म। डन। तो डर्मल लेयर में जो मेजोरिटी ऑफ सेल है, मेजोरिटी ऑफ सेल्स जो आपको दिखाई देंगे दे विल बी पिनाकोसाइट्स। तो जहां पर पिनाकोसाइट्स होंगे तो नाम रख दिया हमने पिनाकोडर्म। डन। अब गैस्ट्रल लेयर पे जो आपको सेल्स दिखाई देंगे तो दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स। अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। तो इस लेयर का जो नाम हमने रख दिया तो दिस इज कॉल्ड कोएनोडर्म। तो कोएनोसाइट्स को अगर आप देखोगे तो दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स, दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स। तो जो लेयर कॉलर सेल्स की बनी होगी दिस कॉल्ड कोएनोडर्म। तो मेजोरिटी ऑफ सेल्स मैंने आपको बताया दे आर कॉल्ड पिनाकोसाइट। तो अगर मैं आउटर लेयर को देखूं तो आउटर लेयर पे मुझे जो सेल्स दिखाई देंगे यहां पर, तो बेसिकली, अच्छा अगर मैं ट्रू रिप्रेजेंटेशन पहले कर लेता हूं तो मुझे जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा चलो यहां देख लेते हैं, इरेजर काम नहीं कर रहा है यहां पर। तो अगर आप इनकी बॉडी में देखोगे तो इनके अंदर स्पेशल तरह के ये छोटे छोटे कैनाल्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप पॉरीफेरा को देखोगे तो उनकी बॉडी में छोटे छोटे कैनाल्स आपको दिखाई देंगे। डन। तो आते हैं वापस डर्मल लेयर पर। तो डर्मल लेयर पे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स आपको दिखाई देंगे तो दे विल बी लाइक दिस। ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, इनकी बॉडी में ऑफ कोर्स न्यूक्लियस होगा सेल के अंदर, तो दे विल बी कॉल्ड पिनाकोसाइट्स, दे विल बी कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। पर इसके अलावा आपको पिनाकोडर्म में दूसरे तरह के भी सेल दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। तो अगर मैं इस सेल को देखूं तो दिस विल बी कॉल्ड वन पोरोसाइट। ये बड़ा सेल होता है साइज में, तो एक पोर का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप इस सेल को देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो अगर मैं एक पोरोसाइट बनाऊं तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। बराबर। तो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में से एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर एंटर करेगा। ये तो जितने भी सेल्स हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल कॉल्ड पोरोसाइट्स, दे आर ऑल कॉल्ड पोरोसाइट्स। तो आउटर लेयर पर एक ओपनिंग होगी, और एक ओपनिंग कहाँ ओपन हो रही होगी? इनर लेयर पर। तो बाहर, तो सपोज अगर ये पॉलीफेरा है तो इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारा वाटर दिखाई देगा, है ना। और बेसिकली ये क्या होगा? ग्राउंड के साथ अटैच होगा। इसको हम देखेंगे अभी। तो इसके थ्रू क्या करेगा? अब इस पोरोसाइट के थ्रू क्या करेगा? वाटर
बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो अगर आप बाहर का लेयर देखोगे बॉडी का, तो आपको दो सेल्स याद रखने हैं। तो बाहर के लेयर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दीज आर ऑल कॉल्ड पिनाकोसाइट। मैं एक साइड पे बना रहा हूँ, पर पूरी बॉडी पर आपको बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव सेल जो दिखाई देंगे दे आर कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। डन। और ट्रांसपोर्टिंग जो सेल दिखाई देंगे दे आर कॉल्ड पोरोसाइट। तो आपसे आगे कोई पूछेगा कि डर्मल लेयर में कितने तरह के सेल्स होते हैं, तो आपको दो नाम याद रखना है, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट। क्योंकि मेजोरिटी पिनाकोसाइट्स की है तो नाम रख दिया हमने पिनाकोडर्म। डन। अब अंदर की तरफ आते हैं। अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स। तो अगर मैं अंदर की तरफ देखूं यहाँ पर, तो अगर मैं अंदर की तरफ देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर स्पेशल तरह के फ्लैजिलेटेड सेल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? सेल्स ऐसे दिखाई देंगे जिनके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला मुझे दिखाई देगा। तो आप जानते ही हो फ्लैजिला क्या होगा, एक प्रोटीन है जिसको आप बोलते हो ट्यूबुलिन, उसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको फ्लैजिलेटेड सेल दिखाई देंगे। मैं एक साइड पे दिखा रहा हूँ, आप सभी जगह पर इसको एज्यूम करोगे कि यह यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर ऑल फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो अगर मैं इन फ्लैजिलेटेड सेल्स को देखूं तो दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स। दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स। तो आउटर लेयर पे कितने सेल्स हो गए? दो तरह के सेल्स हो गए, जिसका नाम आपने रखा पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पोरोसाइट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो आप जानते ही हो कि स्पॉन्जेस के लिए मेजॉरिटी ऑफ फूड क्या है? मेजॉरिटी ऑफ फूड आर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बेसिकली वाटर के साथ क्या करते हैं, इस कैविटी के अंदर आते हैं विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस कोएनोसाइट्स। डन। तो अगर आप इन कोएनोसाइट्स को देखोगे तो कोएनोसाइट्स क्या करते हैं, बीच में इस कैविटी को एनक्लोज करते हैं। ऑफ कोर्स जब वाटर आएगा तो दिस कैविटी इज यूजुअली फिल्ड विद वाटर। इस कैविटी को आप देखते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नीट का क्वेश्चन है कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज फाउंड इन, तो आपको आंसर देना है पॉरीफेरा। और इसी का दूसरा नाम है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो व्हाट इज स्पॉन्जोसील? कैविटी एनक्लोज्ड बाय कोएनोसाइट्स। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ये आपके लिए क्लियर होगा। डन। तो ये आपको हमेशा याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं इन कोएनोसाइट्स को देखूं, तो आप एक बार फिर से बाहर से देखते हैं, तो ये वाले कौन से सेल्स हो गए? पिनाकोसाइट्स। तो पिनाकोसाइट का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। पोरोसाइट का क्या फंक्शन हो गया कि दे विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इनटू दी गैस्ट्रिक कैविटी और इनटू दिस पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो मल्टीपल पोर्स हो गए इनलेट का। और एक और बड़ा पोर अगर आप देखते हो तो वाटर यहां से आएगा और वाटर यहां से बाहर चला जाएगा। तो अगर आप इस लेयर को देखोगे तो दिस लेयर, और अगर आप इस ओपनिंग को देखोगे तो दिस ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। इस ओपनिंग को अगर मैं देख रहा हूं तो दिस ओपनिंग विल बी कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो दिस इज ऑस्टिया नंबर 1, दिस इज ऑस्टिया नंबर 2 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल ऑस्टियाज आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो मल्टीपल ऑस्टिया दे आर एक्टिंग एज अ साइट फॉर इनलेट और वन ऑस्क्यूलम इज एक्टिंग एज अ साइट फॉर आउटलेट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोएनोसाइट्स की। तो मान लो एक ये फाइटोप्लैंक्टन था, तो मान लो ये फाइटोप्लैंक्टन था, ये क्या किया, इस वाटर के थ्रू, इस वाटर के अलोंग इस ऑस्टिया से एंटर किया यहाँ पर। तो यहाँ पर दीज आर ऑल फाइटोप्लैंक्टन्स। तो बॉडी कैविटी लोडेड विद प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन बोल लो अगर वो एनिमल से आ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन बोल लो तो प्लांट से आ रहा है। तो बेसिकली क्या करना है, तो दीज प्लैंक्टन दे आर एक्टिंग एज द फूड फॉर दिस पॉरीफेरा। अब इन कोएनोसाइट का काम क्या है कि इनको पहले फूड को पिकअप कर लें। तो कोएनोसाइट बेसिकली क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो फूड को इंजेस्ट करेंगे तो फूड क्या होगा, दिस इज अपटेकन बाय दिस कोएनोसाइट। और कोएनोसाइट क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। डन। तो आपको याद रखना है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आगे देखेंगे कैसे वो करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपको पहला फंक्शन याद रखना है कोएनोसाइट का कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड। और दूसरा फंक्शन आप क्या याद रखोगे, दूसरा फंक्शन आपको याद रखना है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर्मेशन ऑफ मीजेनकाइम। अभी बता रहा हूं व्हाट इज मीजेनकाइम। तो ये बेसिकली कोएनोसाइट क्या करते हैं, एक जेली लाइक मटेरियल सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, एक जेली लाइक मटेरियल को सिक्रीट करेंगे, और वो जेली लाइक मटेरियल क्या करता है, इस एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में जाकर लोकेट होगा। तो ऐसा एक्टोडर्म और मीजोडर्म, डन। तो अगर आप देखोगे इनके बीच में देयर इज नो मीजोडर्म हियर, पर हम यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मीजेनकाइम। तो ये जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज होल मीजेनकाइम, डन। तो मीजेनकाइम इज नथिंग बट jelly like substance present between what, ectoderm and एंडोडर्म। तो आपको याद रखना है, या डर्मल लेयर बोल लो, गैस्ट्रिक लेयर बोल लो, एक्टोडर्म बोल लो, एंडोडर्म बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, डन। तो ये बेसिक है। अभी हम देखेंगे मीजेनकाइम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होगा, डन। तो मीजेनकाइम के अंदर हमें डिफरेंट तरह के और सेल्स मिलेंगे जिनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे, और इसी मीजेनकाइम के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्पेशल तरह के मैट्रिक्स या फिर फाइबर्स दिखाई देंगे, या स्पीक्यूल्स दिखाई देंगे। अभी हम देखेंगे उनके बारे में। वापस आते हैं यहाँ पर, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। आउटर लेयर क्या हो गई, आउटर लेयर इज पिनाकोडर्म। दो तरह के सेल होंगे, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट। प्रोटेक्टिव कौन से होंगे, पिनाकोसाइट्स। ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएंगे, पोरोसाइट्स। तो वाटर क्या करेगा, इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर एंटर करेगा, इट विल लैंड इनटू व्हाट, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अंदर की जो लेयर होगी दिस इज कॉल्ड कोएनोडर्म। कोएनोडर्म पे जो सेल्स होंगे दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स। और आपको याद रखना है कोएनोसाइट्स का दूसरा नाम जो होगा, अभी नीट 2018 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आया है, कोएनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। तो आंसर सब बड़ा सिंपल था, पॉरीफेरा। आपको हमेशा याद रखना है कोएनोसाइट जब भी आप पढ़ते हो तो दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा जो मूव करेगा। इन फ्लैजिला की मूवमेंट से ही वाटर इज थ्रोन आउट थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम। इस एंडोडर्मिस, या फिर अगर आप इस गैस्ट्रोडर्म को देखोगे या कोएनोडर्म को देखोगे, दिस इज एनक्लोजिंग अ कैविटी, मैंने बता दिया, इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील। कोएनोसाइट के दो मेजर फंक्शन है, डन। एक और फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि दो मेजर फंक्शन, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मीजेनकाइम। तो ये बॉडी का फॉर्म हो गया, बॉडी हमें बाहर से देखने में ऐसी लगेगी, डन। अभी हमने मीजेनकाइम के बारे में डिस्कस नहीं करा, अभी हम उसके बारे में करेंगे, डन। तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो बात कर लेते हैं मीजेनकाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है मीजेनकाइम, आपको याद रखना है। तो मीजेनकाइम मैंने आपको बता दिया, जेली लाइक लेयर है जो आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में दिखाई देगी। अच्छा, तो मीजेनकाइम को अगर आप मेजरली देखोगे तो मीजेनकाइम के दो मेजर कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट जब आप देखते हो तो दैट विल बी सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अभी देखेंगे हम। दूसरा आपको जो दिखाई देगी दैट विल बी कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो चीजों का बना होगा, एक बने होंगे स्पेशल तरह के फाइबर्स विच आर कॉल्ड स्पॉन्जियन फाइबर्स। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर स्पॉन्जेस को स्पॉन्जेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड स्पॉन्जियन प्रोटीन, जो फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जियन फाइबर्स। फिर दूसरा आपको स्पेशल तरह के पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो मैंने आपको बोला, तो दे विल बी हैविंग पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो तो दे आर कॉल्ड स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स को अगर आप देखोगे तो तीन तरह के स्पीक्यूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, अभी हम फिगर में भी देखेंगे। एक होंगे मोनो एक्सोनिक स्पीक्यूल्स, एक होंगे ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल्स, और एक होंगे टेट्रा एक्सोनिक स्पीक्यूल्स। तो मोनो एक्सोनिक स्पीक्यूल्स क्या हो गए, पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे जो आपको ऐसा दिखाई देगा, तो दिस विल बी कॉल्ड मोनो एक्सोनिक। एक ही एक्सिस में अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिखाई देगा। फिर ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल आपको कैसा दिखाई देगा, एक ऐसा ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल आपको दिखाई देगा। टेट्रा एक्सोनिक ऐसा दिखाई देगा आपको, तो आपको जो स्पीक्यूल दिखाई देगा दिस विल बी लाइक दिस, तो दिस विल बी कॉल्ड टेट्रा एक्सोनिक स्पीक्यूल। बेसिकली ये स्पीक्यूल की शेप है, आगे से आप वर्ड से इस्तेमाल करोगे स्पीक्यूल तो कहीं पे भी पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देगा तो वो दिस विल बी कॉल्ड एज स्पीक्यूल। दूसरे कौन से होंगे, स्पॉन्जियन फाइबर, और तीसरे कौन से होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ
सेल्स। तो मैंने आपको बताया, तो अभी हम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज एंडोडर्म, तो एंडोडर्म होगी तो दिस विल बी इनक्लोजिंग ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम, जिससे सारा वाटर बाहर जाएगा। और बाहर की जो लेयर हो गई तो दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म। तो आप जानते ही हो, इसके बीच में जितना भी होगा दिस इज कॉल्ड मीजेनकाइम। तो यहाँ पर हमने मीजेनकाइम पिछले ऑरेंज कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर हम देख लेना, तो दिस विल बी कॉल्ड मीजेनकाइम। अब मीजेनकाइम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगे। तो इन सेल्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल्स आपको मीजेनकाइम में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो मुझे सेल्स दिखाई देंगे, तो दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, आपको हमेशा याद रखना है। तो दे विल बी कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। तो आपको आर्कियोसाइट्स का मतलब है, यू नीड टू रिमेंबर कि ऐसे अनडिफरेंशिएटेड, अभी हम देखेंगे कहां से आए आर्कियोसाइट, तो अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल्स अगर आपको मीसेनकाइम में दिखाई दे रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड आर्कियोसाइट। अच्छा, वर्ड देख लेते हैं। टोटीपोटेंट, टोटियोपोटेंट बोलो या टोटीपोटेंट बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो टोटीपोटेंट का मतलब है, टोटी मींस टोटल, पोटेंट मींस पोटेंसी। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक ऐसा सेल जिसके पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होगी, तो दिस इज कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। हमेशा याद रखना। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर आप जाइगोट देखते हो, तो जाइगोट से बेसिकली क्या कर रहा है, हम एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो एक ऐसा सेल जिसके पास पूरा इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी होती है, इज कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। तो ऐसे स्पॉन्जेस के अंदर अगर आप देखते हो, तो आर्कियोसाइट्स आर दी सेल्स व्हिच आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। तो पहले तरह के सेल आपको जो मीसेनकाइम में दिखेंगे, तो मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिए, तो दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट। तो पूरा का पूरा मीसेनकाइम में आपको जो लोडेड दिखाई देंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेल, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। डन। दूसरे तरह के सेल देख लेते हैं। दूसरे तरह के सेल जो दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड ट्रोफोसाइट्स। डन। दे आर सिंपली कॉल्ड एज नर्स सेल्स। दे आर कॉल्ड नर्स सेल्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक मीसेनकाइम के अंदर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। डन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये टी से मैंने बना दिया, तो दे विल बी कॉल्ड ट्रोफोसाइट्स। तो ट्रोफोसाइट को जैसे ही न्यूट्रिशन मिलता है, ये क्या करते हैं, उस न्यूट्रिशन को डिफरेंट सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ अदर सेल्स इन दी मीसेनकाइम। तो नर्स इसलिए बोला है, तो नर्स क्या करती है, सभी पेशेंट्स का ख्याल रखती है। तो ऐसे ये सेल्स जो बाकी सभी सेल्स के न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, तो दे विल बी कॉल्ड ट्रोफोसाइट्स। डन। तो दो तरह के सेल्स हो गए। तीसरे तरह के सेल देख लेते हैं। तीसरे तरह के जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जियोब्लास्ट। दे आर कॉल्ड स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, एक स्पेशल तरीके का फाइबर सिक्रीट करेंगे, एक प्रोटीन सिक्रीट करेंगे कॉल्ड स्पॉन्जिन प्रोटीन। डन। तो अगर आप यहाँ पर S और P लिख देता हूं मैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली इस पूरे मीसेनकाइम में बहुत सारे प्रोटीन रिलीज करेंगे, जिसको आप बोलते हो स्पॉन्जिन प्रोटीन। और बहुत सारे मिलकर स्पॉन्जिन प्रोटीन क्या करेंगे, एक फाइबर बनाएंगे, विच आर फाइबर्स बनाएंगे, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर्स की वजह से आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, तो दे विल बी कॉल्ड स्पॉन्जेस। डन। तीन तरह के सेल आपने पढ़ लिए। तो स्पॉन्जियोब्लास्ट हो गया, ट्रोफोसाइट्स हो गए, आर्कियोसाइट्स हो गए। फिर चौथे तरीके के सेल जो आपको मिलेंगे, दे आर कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। दे आर कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। तो बेसिकली ये स्क्लेरोब्लास्ट क्या करते हैं, दे विल सिक्रीट स्पेशल टाइप ऑफ स्पीक्यूल्स। मैंने आपको बताया पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर ये जो बनाते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड स्पीक्यूल्स। डन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। स्पीक्यूल्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। आपको पता है कि जितना भी बेसिकली क्या होता है, ये ओशियनिक वाटर है। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी ओशियनिक वाटर है, तो वाटर बेसिकली इज रिच इन टू थिंग्स। एक तो उसमें सैंड बहुत ज्यादा होगी, सैंड का मतलब सिलिका। डन। और दूसरा कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा। डन। तो सी वाटर के अंदर कैल्शियम, सोडियम और सिलिका आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो ये स्क्लेरोब्लास्ट बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही कैल्शियम को लेंगे, तो हो सकता है कैल्शियम से स्पीक्यूल बना दें। ये पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब ये कैल्शियम का भी हो सकता है और सिलिका का भी हो सकता है।
तो ऐसे स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम के बने होंगे तो दे आर कॉल्ड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, तो मेड ऑफ कैल्शियम। अगर वो सिलिका के बने होंगे, सिलिका मीन सैंड, तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब आप पॉरीफेरा की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके हम स्पिक्यूल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ सैंड और सिलिका। डन। तो आप ऐसे याद रखोगे इसको। तो ये चौथे तरह के सेल हो गए, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, क्लेरोब्लास्ट। और लास्ट में अगर हम देख लें, इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड जर्म सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कॉल्ड जर्म सेल। ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी स्पॉन्जेस आप पढ़ते हो, दे आर ऑल मोनोइशियस। अभी हम वर्ड पढ़ रहे हैं मोनोइशियस। देखो, तो मोनोइशियस का मतलब है अगर हम सेक्सेस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं या एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो दो ही तरह के एनिमल हो सकते हैं, एक होंगे मोनोइशियस और दूसरे होंगे डाईइशियस। डन। मोनोइशियस का मतलब है कि अगर मेल गोनैड और फीमेल गोनैड, तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, they both are present, they both male gonad or female gonad, they both are present in same individual। अगर एक ही पेरेंट में ओवरी भी होगी और टेस्टिस भी होगा, यानी कि स्पर्म बनाने सेल भी होंगे और ओवम बनाने वाले सेल भी होंगे, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड मोनोइशियस। तो मोनोइशियस के लिए आप वर्ड एक और इस्तेमाल कर सकते हो, बाइसेक्सुअल, और या फिर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो हर्माफ्रोडाइट। डन। पर एनिमल के केसेस में हम मोनोइशियस और डाईएशियस ही यूज करते हैं। तो डाई का मतलब टू, एशियस मीन पेरेंट। तो अगर मेल और फीमेल गोनाड है ना प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हो, दे आर डाईएशियस। यानी कि जिसमें टेस्टिस होगी वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और जिसमें ओवरीज होंगी और उसमें फीमेल हो जाएगा। यानी कि स्पर्म बनाने वाला पार्टनर अलग होगा और ओवम बनाने वाला पार्टनर अलग होगा। पर मोनोइशियस में क्या होगा, एक ही पेरेंट स्पर्म का भी फॉर्मेशन कर रहा होगा और ओवम का भी फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो स्पॉन्जेस हमेशा आपको याद रखना है कि दे आर मोनोइशियस। तो यहां पर अगर आप मीजेनकाइम को देखते हो, तो मीजेनकाइम के अंदर, तो मैं कुछ ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो यहां पर आपको स्पेशल तरह के सेल दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स, दे आर कॉल्ड जर्म सेल। तो कुछ जर्म सेल्स क्या करेंगे, अब स्पर्म बनाएंगे, कुछ जर्म सेल क्या करेंगे, ओवम बनाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के लिए ये ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। उसके हम डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम इसका पढ़ेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड जर्म सेल्स। डन। तो जर्म सेल्स दे आर हैविंग द पावर टू सिक्रीट बोथ ओवम एंड स्पर्म। तो आप उस पूरे मीजनकाइम को अगर आपको देखना है, तो 5 तरह के सेल्स आपको दिखाई देंगे। मैंने पहले बता दिया, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट और जर्म सेल। डन। अब इसको एक्चुअल में देख लेते हैं, हमें दिखाई कैसे देगा। तो फिगर में देख लेते हैं हम। तो ये एक्चुअल एक फिगर है जो पॉलीफेरेंस की आप पढ़ते हो, इसमें अब सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर आप बाहर से देख रहे हो, तो पहले हम इस फिगर को देखते हैं, पहली वाली फिगर को। तो इस फिगर को भी हम देख रहे हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हो, तो बेसिकली ये क्या होगा, अटैच टू सबस्ट्रेटम है। बॉडी को अगर आप देखोगे तो मल्टीपल पोर्स हैं, इनको लिखा हुआ है इनकरेंट पोर्स, और एक पोर जिससे वाटर बाहर आएगा इसको लिखा है एक्सकरेंट पोर या फिर ऑस्क्यूलम। तो ये हो गया ऑस्टिया और वो हो गया ऑस्क्यूलम। डन। ये तो आसान है। तो अगर आप दूसरी फिगर को देख लो, इस दूसरी फिगर को हम देखते हैं यहाँ पर। तो इनको अगर आप देखोगे तो बॉडी पे क्या है, बहुत सारे पोर है। ये इन्होंने बॉडी को कट करा, तो यू कैन लुक इनटू दिस कैविटी। तो ये जो कैविटी क्या होगी, अंदर की कैविटी है, दिस इज कॉल्ड पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। डन। तो अगर हम इसकी लेयर को देखें, तो अगर आप लेयर देखोगे तो दिस इज द थिकनेस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, थिकनेस ऑफ द बॉडी वॉल। तो यहाँ पे मीजनकाइम होगा बहुत सारा। डन। ये आउटर लेयर है, और ये अंदर की तरफ जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड इनर लेयर। यहाँ पे देखते हैं। डन। इसको देख लेते हैं, सेकंड फिगर में ही देख लेते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये आउटर लेयर है। तो हमने क्या किया है, एक लेयर को साइड से हम देख रहे हैं। डन। तो आउटर लेयर को अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे स्पेशल तरह का ये सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पोरोसाइट।
देख पा रहे हो, पोरोसाइट, इसके थ्रू क्या करेगा, वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा। तो ये हो गया पोर सेल, डन। अब आपने देख लिया तो पोरोसाइट है, और ये अंदर की तरफ जो आपको ये सेल दिखाई दे रहे हैं, तो लुक एट दिस सेल। तो अगर आप इस सेल को देखोगे तो दिस इज कॉल्ड कोएनोसाइट। इससे ये जो प्रोजेक्शन निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, तो ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर ऑल फ्लैजेलास। तो इस सेल को यहां पर लिखा हुआ है, तो दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स, डन। फिर इसके बीच में, तो ये कोएनोसाइट और ये पिनाकोसाइट के बीच में ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज ऑल मीजेनकाइम, दिस इज ऑल मीजेनकाइम। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड मीजेनकाइमल सेल्स। ये बात समझ पा रहे यार? तो दीज आर ऑल मीजेनकाइमल सेल्स। यहाँ पर आप देखोगे मीजोग्लाया आपको मिलेगा, मीजेनकाइम बोलो या मीजोग्लाया बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, डन। और ये क्या है कि आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पीक्यूल्स। तो आपको अलग अलग तरीके के स्पीक्यूल दिखाई देंगे। तो अगर आप इस स्पीक्यूल को देख लो, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, इस स्पीक्यूल को अगर आप देख लो यहाँ पर, तो ये क्या है, मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल है। अगर इस स्पीक्यूल को अगर आप देख लो, तो ये कैसा है, ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल है। अगर आप इस स्पीक्यूल को देख लो यहाँ पर, तो टेट्रा एक्सोनिक स्पीक्यूल आपको दिखाई देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, स्पीक्यूल्स दे आर नथिंग बट, स्पीक्यूल्स दे आर नथिंग बट पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर। तो आप क्या करोगे, इनको हमेशा किसके रिस्पेक्ट में याद करोगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, डन। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि बॉडी में हमने इतने सारे सेल्स देख लिए, तो हमने पिनाकोडम, पिनाकोसाइट की बात कर ली, पोरोसाइट की बात कर ली, कोएनोसाइट की बात कर ली, सभी तरीके के सेल दिखाई देंगे हमें, डन। एक चीज हमें कैरेक्टरिस्टिक हमेशा याद रखनी है कि एक स्पेशल तरीके का सेल जो पॉरीफेरा के अंदर आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट सेल विल बी कॉल्ड एज अ नर्व सेल। आपको बोल्ड लेटर में हमेशा याद रखना है कि नर्व सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, डन। तो अगला जो फाइलम आप पढ़ोगे सीलेंट्रेटा, उसके अंदर पहली बार एनिमल किंगडम के अंदर आपको नर्व सेल्स दिखाई देंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जितना मर्जी पॉरीफेरा पढ़ लो, सभी तरीके के सेल पढ़ लो, पर आपको बॉडी के अंदर कभी भी कोई नर्व सेल दिखाई नहीं देगा। नर्व सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करे, वो आपको बॉडी में कभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, ये पूरा हमने पढ़ लिया कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या बॉडी की फॉर्म कैसी है। तो बॉडी में दो लेयर आपने देख ली, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिर आपने कैविटी देख ली, सेल्स भी देख लिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये फिगर बनी हुई है, इस फिगर नंबर 1 को हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर, डन। इस फिगर को देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर थे, दे वर कॉल्ड स्पीक्यूल। तो आपको 4 तरह के स्पीक्यूल याद रखने हैं। एक ऐसा स्पीक्यूल जो था, दिस इज कॉल्ड मोनोएक्सोनिक स्पीक्यूल। एक ये जो था, दिस वाज ट्राई एक्सोनिक स्पीक्यूल, ट्राइपॉड लाइक। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज टेट्रा एक्सोनिक स्पीक्यूल। तो ये आपको 4 याद रखने थे, तो मेजोरिटी में 4 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक तरीके का हमें 2 सिस्टम्स इसके बारे में पढ़ने हैं। तो एक तो सबसे पहले पॉरीफेरा के अंदर हमने डाइजेशन देखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम अभी डेवलप नहीं है, तो सिंपल हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे कैसा होता है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप पॉरीफेरा पढ़ते हो, तो पॉरीफेरा के अंदर देयर इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो नेचर के अंदर अगर आप डाइजेशन को देखते हो, तो 2 ही तरीके के डाइजेस्टिव मैकेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एक ही बार देखेंगे हम इसको, और एक हमेशा के लिए समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है, इससे पहले, अच्छा डाइजेशन आप जानते ही हो, डाइजेशन का मतलब क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हो। इसका मतलब अगर मैं आपको स्टार्च दे दूं, तो आप उसको डाइजेस्ट करने के बाद क्या करोगे, बहुत सारा ग्लूकोज बनाओगे। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपके टिश्यू यूटिलाइज करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, डन। मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 तरीके का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बॉडी में एक सेल दिया, सपोज दिस इज 1 सेल,
डन। ये और इसके सामने मैंने क्या रख दिया, एक फूड पार्टिकल रख दिया। डन। अब इस सेल के बाद दो तरीके हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। या तो ये सेल क्या करे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज करे। क्या करे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज करे। और एंजाइम्स क्या करेंगे, इस फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे। सपोज कैपिटल एफ को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू स्मॉल एफ, है ना। और ये स्मॉल एफ क्या करेंगे, फिर क्या करेगा, एनर्जी के लिए यूटिलाइज होगा। तो ऐसा डाइजेशन, तो ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, सेल के बाहर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ऐसा मोड ऑफ डाइजेशन विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो आप समझ सकते हो, तो जैसे ही आप फूड इंजेस्ट करते हो, हमारी बॉडी क्या करती है, तो स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस बनाता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डन। पर अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये सेल एंजाइम नहीं बना पा रही है, तो ये क्या कर रही है, सीधा फूड को इंजेस्ट कर रही है। और इंजेस्ट करने के बाद फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल। तो जितना भी फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज इन दी साइटोप्लाज्म। तो ऐसा मोड ऑफ डाइजेशन जो हो गया, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा थ्रू दी हेल्प ऑफ कॉलर सेल्स। तो जितना भी फूड एक पॉलीफेरा में एंटर करता है, कॉलर सेल्स उसको पिकअप करते हैं, और कॉलर सेल्स पिकअप करने के बाद क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। और जो स्मॉल फूड होगा उससे क्या करेंगे, उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो दिस इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ डाइजेशन। तो जैसे जैसे आप बोल सकते हो हायर एनिमल्स में जाओगे, तो मोड ऑफ डाइजेशन इंट्रा सेलुलर से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये तो आपने पढ़ा। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़नी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। डन। तो रिप्रोडक्शन आपको हमेशा याद रखना है पॉरीफेरा के अंदर। इनफैक्ट हर एनिमल किंगडम में जो भी फाइलम आप पढ़ोगे, सभी का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आपको याद रखना है। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन, मैं बता देता हूँ। तो किसी भी फाइलम में रिप्रोडक्शन अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले बेसिकली क्या करोगे, आप सेक्सेस के बारे में बात करोगे। डन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी आप सेक्स देखते हो, तो जितने भी आपको पॉरीफेरंस दिखाई देंगे, दे आर ऑल मोनोइशियस। इसका मतलब स्पर्म या मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड्स या जर्म सेल्स, दे आर ऑल प्रेजेंट इन वन पेरेंट। तो एक पेरेंट स्पर्म भी बनाएगा और एक पेरेंट ओवा भी बनाएगा। तो सबसे पहले आप किसी के भी रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको सेक्सेस पढ़ने हैं। फिर आप पढ़ते हो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो, तो नेचर के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, दो ही तरीके का हो सकता है। डन। एक हो सकता है ए सेक्सुअल, और दूसरा क्या हो सकता है, सेक्सुअल। डन। तो ए सेक्सुअल का मतलब है कि जहां पर बिना गैमेट की फॉर्मेशन के एक इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल बना दे, तो दिस इज कॉल्ड ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है जहां पर इंडिविजुअल बनाने के लिए गैमेट्स का बनना और फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। डन। ये कोई फर्क नहीं पड़ता गैमेट, चाहे दोनों गैमेट एक पेरेंट में बन रहे हैं या अलग अलग पेरेंट में बन रहे हैं, पर फ्यूजन के बाद ही इंडिविजुअल बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने कितने तरीके का हो सकता है, तो इनके अंदर फ्रैगमेंटेशन से बन सकता है, या बॉडी का एक पार्ट, एक फ्रैगमेंट टूट गया और उससे पूरा नया स्पंज बन गया। डन। फिर दूसरा क्या हो सकता है, बडिंग हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है। ये सब आप जानते हो, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर इसके रिस्पेक्ट में, पॉरीफेरा के रिस्पेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड जेम्यूल फॉर्मेशन। देन अभी हम देखेंगे व्हाट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। दिस इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा। अभी हम इस पे वापस आएंगे, पहले हम देख लेते हैं बाकी का बचा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो एक ही पेरेंट है, डन, उसने स्पर्म भी बनाया, ओवा भी बनाया, फ्यूजन हुआ। डन। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। डन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को जब आप बोलते हो, तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आगे जाकर आप पढ़ोगे, अब फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं। डन। या तो
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, और या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अब डिफरेंस क्या है, हमेशा याद रखना, फर्टिलाइजेशन को जब भी आप पढ़ते हो, दिस इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू फीमेल बॉडी, दिस इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू फीमेल बॉडी। तो अगर स्पर्म बना लो ऐसे, तो अगर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन, है ना, किसमें हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पर अगर स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन हो रहा है, दैट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर अगर फीमेल की फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल हो गया, अगर बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल हो गया। डन। तो हमेशा यहाँ पे देख लेते हैं। पर आप जब भी इनके बारे में पढ़ोगे तो पॉरीफेरेंस के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है, तो देयर विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना है एक एडवांस फीचर जो पॉरीफेरा के पास है, तो दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डन। कैसे होगा अभी हम देख लेते हैं। डन। तो सपोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अच्छा एक और फर्टिलाइजेशन होगा, मैं बोल रहा हूं, पर जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दोनों को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज मैंने आपको बोला कि एक यहाँ पर आपको मैंने एक स्पॉन्ज बना के दिया, तो आप जानते ही हो स्पॉन्ज बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे सबस्ट्रेटम के साथ आपने उसको अटैच कर दिया। अब इसके यहाँ पर मीजनकाइम में, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या होगा, तो दीज आर ऑल पोर्स। तो इसको मैं अगर ऐसे बना लूं तो दीज आर ऑल पोर्स। इनके थ्रू वाटर आएगा। डन। आप समझ पाओगे सारी चीजों को। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल मीजनकाइम। तो मीजनकाइम के अंदर आपको स्पेशल तरह के सेल दिखाई थे, मैंने कब बोला था, जर्म सेल्स। तो दीज आर ऑल जर्म सेल्स। तो कुछ जर्म सेल्स बेसिकली क्या करेंगे, ओवा का फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ जर्म सेल बेसिकली किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। डन। तो मीजनकाइम में आपको बहुत सारे स्पर्म और बहुत सारे ओवा दिखाई देंगे। इस बात को समझ पा रहे हो। मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के अंदर स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल। तो स्पर्म क्या करता है, इस मीजनकाइम में माइग्रेट करने की कोशिश करता है। तो एक टाइम आएगा जब स्पर्म यहाँ पे पहुंच जाएगा। डन। उसी टाइम पे अगर क्या होगा, वाटर का इंग्रेशन हो गया, तो बहुत सारे स्पर्म दे विल बी फ्लश्ड इन व्हाट, दिस कैविटी कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इस पैरागैस्ट्रिक कैविटी से क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू व्हाट, इनटू दिस वाटर थ्रू दिस ऑस्क्यूलम। तो जब भी आप एक पॉरीफेरा को देख रहे हो, तो उसके मीजनकाइम में से स्पर्म निकल के क्या करते हैं, बेसिकली ऑस्क्यूलम से वाटर बॉडी में आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब इसकी पेरिफेरी में क्या है आपके पास, एक दूसरा पॉरीफेरा प्रेजेंट है। डन। इस पॉरीफेरा में भी क्या है, बहुत सारे, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखोगे तो इस पॉरीफेरा में भी क्या है, बहुत सारे पोर्स हैं। समझाने के लिए मैं सभी पोर्स नहीं बना रहा हूँ, पर कुछ पोर्स से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये भी पोर है। डन। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास क्या है, यू आर हैविंग ओवम यहाँ पर। अब इसको अगर हम देख लें तो क्या होगा, अब ये स्पर्म बेसिकली क्या करेंगे, दे विल बी फ्लश्ड अलोंग विद वाटर। तो वाटर जब इनको फ्लश करके लेके जाएगा, तो दे माइट एक्सीडेंटली दे माइट जंप इनटू व्हाट, मीजनकाइम ऑफ द अदर पॉरीफेरन। तो एक में बने मीजनकाइम से ट्रेवल करते हुए पहले पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आए, फिर वाटर में आए, फिर वाटर से क्या करे कि दूसरे स्पंज के पैरागैस्ट्रिक कैविटी में चला गया। वहां पर जाके स्पर्म क्या करेगा, ओवा को फ्यूज कर देगा। तो ऐसा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड एज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डन। तो अगर एक पेरेंट का स्पर्म, इफ स्पर्म फ्रॉम वन पेरेंट fuses with ova of other parent or of the same parent, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड एज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। डन। तो अगर
यहीं पर ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाएं, डन। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जब भी दिखाई देगा तो दिस विल बी कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। पर आप जानते ही हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का नुकसान क्या है कि आपको उतने ज्यादा वेरिएशंस दिखाई नहीं देते। वेरिएशन नहीं होंगे तो सर्वाइवल के चांसेस भी आपको दिखाई नहीं देंगे। पर अगर एक पेरेंट का स्पर्म किसी दूसरे पेरेंट के ओवा के साथ फ्यूज कर रहा है तो ऐसा मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड एज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो आप इस फर्टिलाइजेशन को देख रहे हो, तो इस फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है, एक तो दूसरे पेरेंट से स्पर्म आया तो क्रॉस हो गया, फिर बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर नहीं हो रहा। अगर ओवा और स्पर्म अगर बाहर मिल जाते तो दिस वुड हैव बीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पर्म sponge. This is called as internal fertilization. समझ पा रहे हो यार? तो जब भी आपको स्पॉन्जेस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सेक्सेस को देखना है। तो सेक्सेस हमने देखे मोनोइशियस है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देख लिया कि दो तरीके का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या हो रहा है, तो देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अच्छा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। डन। अब जाइगोट को बेसिकली क्या करना है, जाइगोट विल अंडरगो व्हाट, डेवलपमेंट। दिस विल अंडरगो डेवलपमेंट। नेचर में आप जानते हो कहीं पर भी आप डेवलपमेंट पढ़ोगे, डन, दो तरीके की डेवलपमेंट आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक कैसी होती है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद एग बना और एग डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। तो ऐसा डेवलपमेंट जहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है एग का एडल्ट में, तो दिस विल बी कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, एग से आपको बनाना क्या है, एडल्ट। पर एग से एडल्ट बनाने के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज अगर आ जाए जिसको हम बोलते हैं लार्वा, तो दिस लार्वा विल बी लीडिंग टू अ डेवलपमेंट कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एग से पहले लार्वा बना, लार्वा से एडल्ट, तो ऐसा डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर एग से डायरेक्टली एडल्ट बनता है तो इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पॉरीफेरा में हमेशा आपको याद रखना है कि देयर विल बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जाइगोट से लार्वा बना और लार्वा से एडल्ट, डन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज फॉलोड बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, सेक्सेस मोनोइशियस हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, आपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट से इवेंचुअली आपको एडल्ट बनाना है, पर दिक्कत क्या है, एडल्ट बनाने के लिए आपको लार्वा से गुजरना पड़ेगा। नीट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लार्वास के रिस्पेक्ट में, डन। तो स्पॉन्जेस के अंदर जब आप लार्वा पढ़ते हो तो लार्वा के नेचर पर आपको दो तरीके के लार्वा दिखाई देंगे, डन। या तो लार्वा दिखाई देता है विच इज कॉल्ड हॉलो, या फिर लार्वा दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड लार्वा, डन। हॉलो लार्वा बेसिकली इसका नाम रखा गया है, दिस इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पुरानी चीजें रिवीजन के से याद होती रहेंगी। इनिशियली आपको हो सकता है नोमेनक्लेचर टफ लगे, पर इतना टफ नहीं है। तो लार्वा का नेचर अगर हमने देखना है तो अगर वो हॉलो है तो दैट इज एम्फीब्लास्टुला, है ना। सॉलिड है तो दिस इज कॉल्ड पैरेन्काइम्यूला। एनिमल किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म के जहां पर भी लार्वा आप पढ़ते हो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम के साथ आपको याद होना चाहिए, डन। तो हॉलो लार्वा होगा तो दिस इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। सॉलिड लार्वा होगा तो दिस कॉल्ड पैरेन्काइम्यूला, डन। तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर तो एम्फीब्लास्टुला जिसमें आपको दिखाई देगा, तो दिस एग्जांपल जब आपको पढ़ना है तो दिस विल बी कॉल्ड साइकॉन। तो साइकॉन एक ऐसा पॉरीफेरन है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो लार्वा बनता है
दैट इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। और पैरेन्काइमुला जिसमें मिलता है तो दैट इज ल्यूकोसोलिनिया। डन, तो आप हमेशा याद रखोगे तो ल्यूकोसोलिनिया। डन, तो दो तरह के आपको मैंने बता दिए, हॉलो और सॉलिड। तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करी। फ्रेगमेंटेशन आप जानते ही हो कि बॉडी में से एक फ्रेगमेंट निकला और वो नए पॉलीफेरा में डिवाइड हो गया। पर बडिंग का मतलब यही है कि बॉडी में से एक बर्ड ओरिजिनेट हुआ और वो नए पॉलीफेरा में हुआ। रीजनरेशन का मतलब है कि अगर आपने एक पॉलीफेरा को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो दोनों पार्ट अपने रीजनरेट करके नया पॉलीफेरा बना लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि पॉलीफेरन दे आर हैविंग वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, दे आर हैविंग हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। डन, हमें देखना है व्हाट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। डन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम देख लेते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। अच्छा, अगर हम जनरली कंपेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस डिमांडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए वो बहुत ही कम है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब पॉलीफेरा के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो अनफेवरेबल कंडीशन हो या फिर फेवरेबल कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि पॉलीफेरा के आसपास बहुत सारा फूड प्रेजेंट है। तो फूड जब प्रेजेंट है तो इनिशियली क्या करेगा, वो फूड को अपटेक करेगा और एनर्जी का जनरेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो जिस टाइम पर फेवरेबल कंडीशन है तो पॉलीफेरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर करेगा। पर जिस टाइम पर ए फेवरेबल कंडीशंस हो जाए या इनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए तो वहां पर पॉलीफेरा क्या करता है, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली करता क्या है कि जेम्यूल फॉर्मेशन के टाइम पर तो हम देखते हैं दिस इज डन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एक स्पॉन्ज, एक पॉलीफेरा क्या करता है, दिस विल फ्रैगमेंट इनटू मैनी पीसेस। डन, तो आप इमेजिन करो कि एक एक पूरा पॉलीफेरा बहुत सारे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया है ना, एंड एवरी पीस इज नथिंग बट दी ओवल मास ऑफ आर्कियोसाइट्स। डन, ओवल मास ऑफ आर्कियोसाइट्स। तो आप जानते ही हो, सपोज ये पॉलीफेरा था, इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, आपको मैंने टोटीपोटेंट सेल बताए थे, दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट। तो पूरा मेसेंकाइम इज लोडेड विद आर्कियोसाइट। अब क्या होगा, जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आई तो फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो फ्रैगमेंटेशन में पूरी बॉडी किसमें टूट गई, इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, और हर फ्रैगमेंट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ आर्कियोसाइट। इस जो आर्कियोसाइट का जो मास बनेगा, जो नया मास बना, दिस विल बी कॉल्ड एज जेम्यूल। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज जेम्यूल, तो जेम्यूल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आर्कियोसाइट या ओवल मास ऑफ आर्कियोसाइट। अब क्या होगा, अब ओवल मास ऑफ आर्कियोसाइट क्या होंगे, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे, आर्कियोसाइट क्या करेंगे, बाहर से न्यूट्रिशन लेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू पॉलीफेरा। डन, मैंने आपको बताया था आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मतलब कि दे आर हैविंग एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो एक पूरा आर्कियोसाइट क्या करता है, पूरा का पूरा नया पॉलीफेरा बनाने की एबिलिटी को रखता है। तो आप इमेजिन कर लो कि कितने सारे पॉलीफेरा आपको एक पॉलीफेरा से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे। इसको हम देख लेते हैं कैसा दिखाई देगा आपको जेम्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज वन जेम्यूल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में तो जब भी आपको दिखाई दिया तो क्या हुआ, तो दिस इज कॉल्ड जेम्यूल फॉर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ कि दिस whole of the porifera, this is one fragment from the porifera, this is nothing but the collection of archaeocytes. डन, आर्कियोसाइट से भरा हुआ एक बैग आपको वहां पर मिल जाएगा। डन, इस आर्कियोसाइट को देखोगे तो आप, आर्कियोसाइट दे आर सराउंडेड बाय टू लेयर्स।
एक इनर लेयर होगी और एक आउटर लेयर, और इन दोनों के बीच में बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारे स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। स्पीक्यूल क्या करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन करेंगे कि कोई दूसरा एनिमल आके इनको इंजेस्ट ना कर दे। डन, तो स्पीक्यूल से प्रोटेक्शन हो गई। अच्छा, इसको देख लेते हैं। तो हर जेम्यूल का, तो जेम्यूल इज लाइक अ बैग। डन, तो हर जेम्यूल का एक बेसिकली ओपनिंग होता है विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। डन, माइक्रोपाइल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो जेम्यूल की ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब होगा क्या, अनफेवरेबल कंडीशन है तो माइक्रोपाइल क्या करता है, क्लोज्ड रहता है। पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारा फूड होगा, तो ये क्या करेगी, दिस ओपनिंग विल ओपन अप, ओपनिंग ओपन हो जाएगी और सारे आर्कियोसाइट दे कैन लीव टू द आउटसाइड। तो जैसे ही वो बाहर जाएंगे, फ्रीली फूड को इंजेस्ट करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे और नए पॉरीफेरा में ब्रेक और रीजनरेट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जेम्यूल। डन, तो आपसे नीट में सीधा क्वेश्चन बोलेगा कि जेम्यूल फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो आपको हमेशा याद रखना है किसका, दैट इज पॉरीफेरा। डन, तो ये तो आपने बेसिक पढ़ लिया। अब लास्ट में जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, दैट इज क्लासिफिकेशन। डन, तो क्लासिफिकेशन जब आप पॉरीफेरा की पढ़ते हो तो बेसिकली 3 क्लासेस में आप पॉरीफेरा को डिवाइड करते हो। कितने क्लासेस में, पॉरीफेरा को, किसके बेसिस पर, तो जितनी भी क्लासिफिकेशन करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पीक्यूल के बेसिस पर हमने क्या किया, पॉरीफेरा की 3 क्लासेस को पढ़ा। तो 3 क्लासेस में से सबसे पहली जो क्लास आती है दैट इज कॉल्ड कैलकेरिया। डन, दूसरी क्लास जो आएगी दैट इज कॉल्ड हेक्सा एक्टिनिलिडा, हेक्सा एक्टिनिलिडा। डन, तीसरा जो क्लास आपको जो दिखाई देगी, दिस विल बी कॉल्ड डेमोस्पोंजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप याद करोगे। डन, तो डेमोस्पोंजिया, कैलकेरिया, हेक्सा और डेमोस्पोंजिया। डन, हमेशा पहले इनका हैबिटेट देख लेते हैं। तो कैलकेरिया जितने भी होंगे दे विल बी एक्सक्लूसिवली मेरीन। मेरीन का मतलब है एक्सक्लूसिव लग गया, तो इसका मतलब कि जितनी स्पीशीज होंगी सारी की सारी आपको मेराइन वाटर में या फिर सी में दिखाई देगी। कोई भी आपको फ्रेश वाटर फॉर्म दिखाई नहीं देगी। ये भी कैसे होंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। यहां पर अगर आप देखोगे तो दे, कुछ स्पीशीज दे कैन बी फ्रेश वाटर एंड मरीन। तो पहला डिफरेंस तो आपने देख लिया उनके हैबिटेट पर। ये सारे सी में मिलेंगे, ये भी सी में मिलेंगे, पर कुछ डेमोस्पोंजिया फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन में मिल सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इनके अंदर जो आपको स्पीक्यूल्स मिलेंगे, मैंने आपको बताया स्पीक्यूल्स किसके बने होंगे, कैल्शियम के। डन, इसमें जो आपको मिलेंगे तो दे विल बी सिलिशियस स्पीक्यूल्स, आपको याद रखना है। तो कैल्शियम के स्पीक्यूल्स हो सकते हैं, दूसरे में सिलिशियस स्पीक्यूल्स होंगे, और तीसरे में जो होंगे प्रीडोमिनेटली जो आपको फाइबर्स मिलेंगे तो दे विल बी स्पॉन्जिन फाइबर्स। दे कैन बी विथ और विदाउट सिलिशियस स्पीक्यूल्स। डन, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको स्पीक्यूल्स कैल्शियम के मिले, इसलिए नाम आ गया कैलकेरिया। डन, एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। फिर हेक्सेक्टिनिलिडा, तो वहां पर आ गया सिलिशियस स्पीक्यूल। डेमोस्पोंजिया, स्पोंजिया मींस मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, तो आपको प्रीडोमिनेटली जो फाइबर दिखाई देंगे तो दे विल बी कॉल्ड स्पॉन्जिन फाइबर, तो आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनमें अगर आप स्पीक्यूल देखोगे तो मोनो एक्सोनिक भी हो सकते हैं, इनके अंदर ट्राई एक्सोनिक भी हो सकते हैं, और इनके अंदर टेट्रा एक्सोनिक स्पीक्यूल भी आपको मिलेंगे। पर सिलिशियस स्पीक्यूल जब भी होंगे तो दे विल बी ओनली ट्राई एक्सोनिक। डन, और यहाँ पर अगर डेमोस्पोंजिया में स्पीक्यूल आपको मिलते हैं या फिर मोनो एक्सोनिक होंगे या फिर भी या वो टेट्रा एक्सोनिक। डन, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो स्पीक्यूल्स कैन बी monoexonic, it can be triexonic, or it can be tetraexonic। सिलिशियस स्पीक्यूल्स को देख लेते हैं तो दे आर ऑलवेज
ट्राई एक्सोनिक, इनको देख लेते हैं। तो दे कैन बी मोनो एक्सोनिक एज वेल एज टेट्रा एक्सोनिक। डन। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूरे फाइलम में याद रखने हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स। डन। तो यहाँ पर कैलकेरिया के 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ल्यूकोसोलिनिया, मैं यहाँ पर याद रख रहा हूँ, कम से कम 3-4 बार आप रिवाइज करोगे। दूसरा विल बी कॉल्ड साइकॉन, और तीसरा जो आपको याद करना है दैट इज ग्रेंशिया। तो 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन और ग्रेंशिया। तीसरा यहाँ पर आप हेक्साएक्टिनिलिडा के अंदर पहला एग्जांपल जो याद रखोगे दैट इज यूप्लेक्टेला। डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम द पोरिफेरा, दैट इज यूप्लेक्टेला। दिस इज आल्सो नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। डन। तो इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज लाइक अ फ्लावर बास्केट। तो जापान के अंदर दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेडिंग गिफ्ट। तो वहां वेडिंग्स पे गिफ्ट देने के काम आता है। तो दिस यूप्लेक्टेला, तो दिस इज यूज्ड एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान। दिस इज कॉमन नेम इज वीनस फ्लावर बास्केट, साइंटिफिक नेम इज यूप्लेक्टेला। फिर दूसरा आपको याद रखना है हाइलोनीमा। दिस इज ऑल्सो कॉमन नेम आपको जो याद रखना है दैट इज ग्लास रोप स्पॉन्ज। देखो एग्जाम्पल्स में आपकी बेटा कोई हेल्प नहीं करेगा, एग्जाम्पल्स को आपको खुद ही कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना रिटेंशन भी ज्यादा होगा। डन। फिर उसके बाद हम तीसरे जो डेमो स्पॉन्जिया हैं, डन, तो इनको हम देख लेते हैं। तो डेमो स्पॉन्जिया का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डन। एक 2-3 बार नीट में भी पूछा गया है। पहला हम देख लेते हैं स्पॉन्जिला, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले पेज में मैंने आपको बताया था। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर दूसरा अगर आप देखोगे तो दिस इज क्लियोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बोरिंग स्पॉन्ज। तो ये एक ऐसा स्पॉन्ज है जो मोलस्का, आगे जाकर एक फाइलम आप पढ़ोगे मोलस्का, उनकी शेल के अंदर बेसिकली क्या करता है, बोर कर सकता है। डन। तो दिस इज कॉल्ड क्लियोना। तो स्पॉन्जिला पहला एग्जांपल कैसा हो गया, स्पॉन्जिला। दूसरा हो गया क्लियोना। तीसरा जब आप पढ़ोगे दैट इज यू स्पॉन्जिया, दैट इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो बेदिंग के लिए इस्तेमाल होता है दैट इज बेसिकली बाथ स्पॉन्ज, दैट इज यू स्पॉन्जिया। चौथा आपको याद रखना है दैट इज शेलिना, दैट इज शेलिना, कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड डेड मैन्स फिंगर। फनी नेम है थोड़ा सा, डेड मैन्स फिंगर। तो ये 4 एग्जांपल मिल ली है। एक और अगर आप याद कर लो तो दिस इज पोटीरियन, दिस इज पोटीरियन, दिस इज आल्सो नोन एज नेपच्यून्स कप। तो 5 एग्जांपल बेटा आपको इसके याद करने ही पड़ेंगे। डन। एग्जांपल्स में आपके लिए रिवीजन विल बी द की। तो आपको पढ़ना है, तो आपने कैलकेरिया के 3 एग्जांपल पढ़े, ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, ग्रेंशिया। हेक्साएक्टिनिलिडा के 2 एग्जांपल पढ़े, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा। और डेमोस्पोंजिया के 3 एग्जांपल पढ़ लिए, स्पॉन्जिला, क्लियोना, यू स्पॉन्जिया, शेलिना और पोटीरिया। डन। इतना पढ़ने के बाद आपका फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हर फाइलम पढ़ने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट में कोशिश करेंगे उसको रिवाइज करने की। डन। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट और लगा रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर पाओ। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, 5000 स्पीशीज हैं, फ्रेश वाटर होंगे, मोस्टली मराइन होते हैं, पर फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल स्पॉन्जिला हो गया। पोर बेरिंग है, मल्टीपल पोर्स होंगे, इनलेट के लिए सिंगल पोर होगा, आउटलेट के लिए। बॉडी को अगर आप देखोगे तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर डिप्लोब्लास्टिक नेचर है। फिर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि 2 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर बनाएगी, एंडोडर्म इनर लेयर बनाएगी। आउटर लेयर को अगर आप देखोगे तो आउटर लेयर में क्या है, 2 तरह के सेल हैं, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट। अंदर वाली लेयर को अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है,
कोएनोसाइट्स जिसको आप कॉलर सेल्स बोलते हो, फ्लैजिलेटेड सेल्स बोलते हो, जिसका मेन काम क्या है कि फूड को इंजेस्ट करना और मीजेंकाइम को सिक्रीट करना। तो मीजेंकाइम इज नथिंग बट अ जेली लाइक मटेरियल बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे और मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया या तो स्पिक्यूल्स मिल सकते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर मिलेगा। फिर सेल्स में आपको मैंने बता दिए आर्कियोसाइट्स होंगे, फिर ट्रोफोसाइट्स होंगे, फिर स्क्लेरोब्लास्ट होगा, स्पॉन्जियोब्लास्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जर्म सेल्स। तो इसके बाद हमने क्या देखा, अरेंजमेंट के बाद सारा बॉडी वॉल का अरेंजमेंट देखने के बाद फिर हमने देखा डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर। फिर हमने रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। दो लार्वा मैंने आपको बताया, पैरेनकाइम्यूला और एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला हॉलो होगा, पैरेनकाइम्यूला सॉलिड होगा। एम्फीब्लास्टुला आपको किसमें मिलता है, साइकॉन। एम्फीब्लास्टुला आपको मिलेगा किसके अंदर, साइकॉन के अंदर, और पैरेनकाइम्यूला आपको मिलेगा ल्यूकोसोलिनिया के अंदर। फिर हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, बडिंग भी हो सकती है, रीजनरेशन भी हो सकती है, पर सबसे कॉमन क्या है, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो वन जेम्यूल इज नथिंग बट द ओवल मास ऑफ आर्कियोसाइट्स। फिर लास्ट में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने जब पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस हमने पढ़ी, कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजी। तो ये 3 आपको बेसिक क्लासेस याद रखनी है और विद एग्जांपल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉरीफेरा। जितनी बार रिवीजन करोगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। दिस इज अ वेरी इजी फाइलम। आगे आने वाले और फाइलम थोड़े से एग्जांपल से लोडेड है, पर दे आर आल्सो वेरी इजी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो वी विल कंटिन्यू विद सीलेंट रेखा। थैंक्स।